बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन कुछ खास मेहमान आए। वे लोग दूर दराज से बादशाह से मिलने आए थे और अपने साथ कई बहुमूल्य उपहार भी लाए थे। लेकिन संयोग से उस दिन बादशाह अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे थे। चूंकि मेहमान बहुत प्रतिष्ठित थे, इसलिए बीरबल ने उनका स्वागत किया और सम्मानपूर्वक उन्हें उचित स्थान पर बैठाया। बीरबल अपने कुशल व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर स्थिति को चतुराई से संभालते थे और आज भी उन्होंने वही किया। मेहमानों की देखभाल करने के बाद उन्होंने दरबारियों से बातचीत शुरू कर दी ताकि माहौल सहज बना रहे। इसी बीच एक सेवक तेजी से दरबार में आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। सेवक ने दरबार में खड़े होकर गंभीर स्वर में घोषणा की, दरबारियों, एक दुखद समाचार है। आज सुबह ही बादशाह अकबर की पूजनीय माताजी का निधन हो गया। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। माहौल अचानक भारी हो गया। खास मेहमान भी गंभीर हो गए। सब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। क्या अब दरबार जारी रखा जाए या बादशाह से मिलने का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए? अभी दरबारी इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी दूसरा सेवक दरबार में आया। वो उत्साहित लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए घोषणा की, बधाई हो। जहांपनाह अकबर के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। बादशाह सलामत पिता बने हैं। इस खबर ने दरबारियों को चौंका दिया। अभी कुछ क्षण पहले ही वे शोक में डूबे थे और अब एक हर्ष का समाचार उनके सामने था। ये विरोधाभास उन्हें असमंजस में डाल रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें दुखी होना चाहिए या खुश। क्या वे मातम मनाएं या खुशी में जश्न मनाएं? दरबारियों के लिए यह स्थिति बहुत ही विचित्र थी। यदि वे शोक प्रकट करते हैं तो बादशाह के पुत्र जन्म की खुशी की अवहेलना होगी, और यदि वे खुशी प्रकट करते हैं तो बादशाह की माता के निधन का सम्मान नहीं रहेगा। कई दरबारियों ने अलग अलग सुझाव दिए। कुछ ने कहा, हमें शोक व्यक्त करना चाहिए क्योंकि जहांपनाह की माता जी का निधन हुआ है। ये एक बहुत बड़ी क्षति है। दूसरों ने कहा, लेकिन हमें खुशी भी मनानी चाहिए क्योंकि बादशाह अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये पूरे साम्राज्य के लिए खुशी की बात है। कुछ दरबारी चुप थे क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे थे कि सही क्या होगा। इस तरह पूरे दरबार में अजीब स्थिति बन गई। वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी किसी ने सुझाव दिया, चलो बीरबल से पूछते हैं। वे बुद्धिमान हैं, वे हमें सही राह दिखाएंगे। दरबारी बीरबल के पास गए और पूरी स्थिति समझाई। उन्होंने पूछा, बीरबल, हम क्या करें? हमें रोना चाहिए या हंसना? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, इसका निर्णय बादशाह सलामत स्वयं करेंगे। हमें वही करना चाहिए जो वे करेंगे। यदि वे शोक व्यक्त करते हुए दरबार में आते हैं तो हम भी शोक प्रकट करेंगे, और यदि वे मुस्कुराते हुए आते हैं तो हम भी खुशी मनाएंगे। बीरबल की इस चतुराई भरी सलाह को सभी ने स्वीकार किया। अब सभी दरबारी इंतजार करने लगे कि बादशाह किस भाव में दरबार में प्रवेश करेंगे। थोड़ी देर बाद बादशाह अकबर दरबार में आए। सभी की नजरें उन पर टिक गई। बादशाह गंभीर थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वे सीधे सिंहासन पर बैठे और बोले, आज मेरे जीवन में दो बड़ी घटनाएं घटी हैं, एक दुखद और एक सुखद। मैंने अपनी माता को खो दिया जो मेरे जीवन का आधार थी, लेकिन उसी समय मेरे घर में मेरे पुत्र का जन्म हुआ जो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। बादशाह की इस बात से सभी दरबारियों को समझ आ गया कि उन्हें भी संतुलित व्यवहार करना चाहिए। वे न अधिक शोक प्रकट करें, न ही अति उत्साहित हो। उन्होंने संयमित रूप से बादशाह को सांत्वना भी दी और उन्हें पुत्र जन्म की बधाई भी दी। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये बताओ, जब दरबार में ये दोनों खबरें आईं तब लोगों ने क्या किया? बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, दरबारी असमंजस में थे कि उन्हें शोक मनाना चाहिए या खुशी।
इसलिए उन्होंने मुझसे मार्गदर्शन मांगा। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे वही करें जो आप करेंगे, क्योंकि यही सबसे उचित तरीका था। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम सबसे अधिक समझदार और व्यवहारिक हो। सही समय पर सही निर्णय लेना तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है और हमें परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना आना चाहिए। साथ ही हमें बुद्धिमानी और धैर्य से निर्णय लेने चाहिए ताकि हम सही राह पर आगे बढ़ सकें। कहानी 2। एक दिन एक भव्य परिधान पहने हुए व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया। उसने आदरपूर्वक झुककर अभिवादन किया और कहा, जहांपना, मैं बहुत सारी भाषाओं में धारा प्रवाह बात कर सकता हूं। मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूं यदि आप मुझे अपने दरबार में मंत्री के रूप में स्थान दें। अकबर को उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम सच में इतनी सारी भाषाएं जानते हो? क्या तुम किसी भी भाषा में बातचीत कर सकते हो? बिल्कुल, जहांपना, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं, उस व्यक्ति ने गर्व से कहा। अकबर ने अपने दरबार में उपस्थित विभिन्न प्रांतों के मंत्रियों को उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा। दरबार में कई राज्यों से आए मंत्री थे जो अलग अलग भाषाएं जानते थे। एक एक करके मंत्री उस व्यक्ति से अपनी भाषा में बात करने लगे। पहले एक मंत्री ने फारसी में बात की तो उस व्यक्ति ने धारा प्रवाह उत्तर दिया। फिर एक मंत्री ने संस्कृत में प्रश्न पूछा जिसका उत्तर भी उसने सरलता से दिया। उसके बाद उसे अरबी, तुर्की, हिंदी, बंगाली, मराठी और गुजराती में बात करने के लिए कहा गया। हर बार वो व्यक्ति उसी भाषा में धारा प्रवाह उत्तर देता गया। दरबार के सभी लोग उसकी भाषाओं की कुशलता देखकर दंग रह गए। अकबर भी प्रभावित हुए और बोले, तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन तभी उस व्यक्ति ने एक और चुनौती दी। उसने कहा, जहांपना, मैंने कई कई भाषाओं में आपसे बातचीत की, लेकिन क्या आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी मातृभाषा का पता लगा सके? अकबर के दरबारी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्साहित हो गए। एक एक करके सभी मंत्रियों ने अनुमान लगाया, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। किसी ने कहा कि वो दक्षिण भारत से आया है, तो किसी ने अनुमान लगाया कि वो अफगानिस्तान का निवासी है। लेकिन अजनबी हर बार हंसता और कहता, नहीं, ये मेरी मातृभाषा नहीं है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री चुप हो गए क्योंकि किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा था। अजनबी व्यक्ति मुस्कुराने लगा और बोला, मैंने सुना था कि ये दरबार बुद्धिमानों से भरा है, लेकिन लगता है कि मेरी उम्मीदें गलत थी। अकबर को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि उनके दरबार में कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। अब उनकी नजरें बीरबल की ओर गई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस व्यक्ति की मातृभाषा का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है, लेकिन मुझे एक दिन का समय दे। मैं इस रहस्य का पता लगाकर आपको बताऊंगा। अकबर ने अनुमति दी और अजनबी व्यक्ति भी इस शर्त पर राजी हो गया कि यदि बीरबल उसकी मातृभाषा का पता लगा सके तो वो उनकी बुद्धिमत्ता स्वीकार करेगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को आराम करने की सलाह दी और उसके लिए शाही अतिथि गृह में रहने की व्यवस्था करवा दी। वो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन करने के बाद अपने कक्ष में सोने चला गया। उस रात जब महल में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, तब बीरबल ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। उन्होंने एक काला कंबल अपने चारों ओर लपेटा और चुपके से उस अजनबी व्यक्ति के कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने अपने हाथ में एक मुलायम घास की टहनी ली और धीरे धीरे अजनबी के कान के पास ले जाकर गुदगुदी करने लगे। अचानक अजनबी व्यक्ति जाग उठा और घबराहट में चिल्लाने लगा,
हे भगवान जगन्नाथ, मुझे बचाओ, मुझ पर भूत ने हमला कर दिया है। बीरबल ने तुरंत कमरे का दीपक जलाया और कंबल हटा दिया। तभी बादशाह अकबर और उनके कुछ मंत्री भी वहां पहुंचे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये व्यक्ति उड़ीसा का निवासी है और इसकी मातृभाषा उड़िया है। मैं सही कह रहा हूं ना? अजनबी आश्चर्यचकित रह गया और सिर झुकाकर स्वीकार किया, हां मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं, मेरी मातृभाषा उड़िया ही है। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। सच ही कहा गया है कि एक व्यक्ति चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, लेकिन जब वो घबराता है या डरता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। अजनबी ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, आप सच में बहुत चतुर व्यक्ति हैं। आपने मेरी मातृभाषा को पहचान कर ये साबित कर दिया कि आपसे बुद्धिमान व्यक्ति इस दरबार में कोई नहीं है। मैं आपके विवेक की सराहना करता हूं। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और दरबारियों को इस घटना से सीख लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का हल केवल बाहरी ज्ञान से नहीं, बल्कि चतुराई और तर्क से निकाला जा सकता है। निष्कर्ष, इस घटना ने एक महत्वपूर्ण सीख दी कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी भाषाएं बोल ले, लेकिन संकट के समय वो अपनी मातृभाषा में ही प्रतिक्रिया करता है। बीरबल की इस चतुराई ने अकबर के दरबार की प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर दिया और ये साबित कर दिया कि किसी भी कठिन समस्या का हल सूझबूझ और धैर्य से निकाला जा सकता है। कहानी 3। बादशाह अकबर के राज्य में एक दुकानदार था जो बेहद लालची और बेईमान था। वो पुराने बर्तन खरीदता और नए बर्तन बेचता था, लेकिन अपने ग्राहकों को धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसके लालच और धूर्तता से नगरवासी बेहद परेशान थे। आखिरकार उन्होंने इस समस्या को लेकर बीरबल के पास जाने का निश्चय किया। नगर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने बीरबल से जाकर शिकायत की, हुजूर, हमारे नगर का एक दुकानदार बेहद चालाक और लालची है। वो बर्तन खरीदते और बेचते समय धोखा देता है। कृपया उसे सबक सिखाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उनकी समस्या सुनी और बोले, चिंता मत करो, मैं इस दुकानदार की परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वो कितना ईमानदार है। बीरबल सीधे उस दुकानदार की दुकान पर पहुंचे और 3 बड़े पतीले खरीद लिए। दुकानदार ये देखकर खुश हुआ कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उसकी दुकान से सामान खरीद रहा है। बीरबल ने बिना किसी सौदेबाजी के पैसे चुका दिए और पतीले अपने साथ ले गए। कुछ दिनों बाद बीरबल फिर से उसी दुकानदार के पास गए, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक छोटी पतीली थी। दुकानदार ने हैरानी से पूछा, हुजूर, आज आप क्या लेने आए हैं? बीरबल ने गंभीरता से कहा, मैं आपको ये छोटी पतीली लौटाने आया हूं। आपके बड़े पतीले ने इसे जन्म दिया है, इसलिए ये आपकी ही होनी चाहिए। दुकानदार पहले तो चौंका, फिर लालच में आकर मुस्कुराया और बोला, वाह, ये तो बहुत शुभ समाचार है। बर्तन भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं? बीरबल बोले, बिल्कुल। जब आप जैसा ईमानदार दुकानदार हो तो पतीले भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। दुकानदार ने बिना कुछ सोचे समझे वो छोटी पतीली रख ली, क्योंकि उसे मुफ्त में बर्तन मिल रहा था। करीब 20 दिनों के बाद बीरबल फिर से दुकानदार के पास गए। इस बार उनके हाथ में एक बड़ा पतीला था। उन्होंने दुकानदार से कहा, आपके पतीले मुझे ठीक नहीं लगे, कृपया मेरे पैसे लौटा दें। दुकानदार ने गुस्से में कहा, हुजूर, आपने मुझसे 3 बड़े पतीले खरीदे थे, अब आप केवल एक ही लौटा रहे हैं, बाकी 2 कहाँ गए? बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अरे भाई, वे 2 पतीले मर गए। दुकानदार चौंक गया और बोला, हुजूर, ये क्या मजाक है? पतीले भी कभी मरते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर पतीले बच्चे पैदा कर सकते हैं तो वे मर भी सकते हैं। अब दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसने मूर्खता की है। नगर के अन्य लोग भी ये सुनकर हंसने लगे। दुकानदार को शर्मिंदगी महसूस हुई
और उसने बीरबल से क्षमा मांगी। उसने बीरबल को उनके पैसे लौटा दिए और वादा किया कि अब से वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल दुकानदार को सबक सिखाया, बल्कि नगरवासियों की समस्या भी हल कर दी। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और बेईमानी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। साथ ही बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 4। एक समय की बात है, एक साधु को पक्षियों से विशेष प्रेम था, खासकर तोतों से। वो न केवल तोते पालता था, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार और बोलचाल भी सिखाता था। साधु का यह भी नियम था कि वो हर कुछ दिनों में जंगल से एक नया तोता पकड़कर लाता और उसे तरह तरह की बातें सिखाता। जब तोता अच्छी तरह से बोलने और व्यवहार करने लगता, तो वो उसे किसी धनवान व्यक्ति को उपहार स्वरूप दे देता। बदले में अमीर लोग उसे धन सम्मान प्रदान करते, जिससे साधु अपने आश्रम और शिष्यों की आवश्यकताएं पूरी करता। एक दिन साधु को एक बहुत ही होशियार और बुद्धिमान तोता मिला। वो अन्य तोतों से तेज दिमाग का था और बहुत जल्दी नई बातें सीख लेता था। साधु को बहुत खुशी हुई और उसने सोचा, ये तोता किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। इसे तो किसी राजा या बादशाह के पास होना चाहिए। इससे मुझे भारी इनाम मिलेगा। साधु ने उस तोते को खास तौर पर तैयार किया। उसने उसे न केवल शिष्टाचार सिखाया, बल्कि उसे चतुराई भरी बातें भी सिखाई। वो तोता लोगों के सवालों के सही ही जवाब देता था और उसकी बातों में समझदारी झलकती थी। जब साधु को विश्वास हो गया कि ये तोता बादशाह अकबर को प्रभावित कर सकता है, तो वो उसे लेकर दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचकर साधु ने बड़े सम्मान के साथ तोते को बादशाह अकबर को भेंट किया। बादशाह ने जब उस तोते को देखा, तो पहले तो उन्हें लगा कि ये भी आम तोतों की तरह ही होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तोते से कुछ प्रश्न पूछे, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। बादशाह ने पूछा, बताओ तोते, इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? तोते ने झट से उत्तर दिया, हुजूर, इंसान को सबसे ज्यादा प्रेम, विश्वास और ज्ञान की जरूरत होती है। धन संपत्ति तो क्षणिक होती है, लेकिन प्रेम और ज्ञान सदा साथ रहते हैं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए दूसरा प्रश्न पूछा, राजा के लिए सबसे जरूरी गुण क्या होता है? तोते ने उत्तर दिया, राजा को न्यायप्रिय, धैर्यवान और बुद्धिमान होना चाहिए। यदि राजा अन्याय करेगा, तो उसका राज्य टिक नहीं पाएगा। बादशाह ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु को इनाम दिया और तोते को अपने दरबार में रखने का फैसला किया। इसके बाद बादशाह ने अपने एक सेवक को बुलाकर कहा, इस तोते की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और ध्यान रहे, यदि किसी ने हमें यह खबर दी कि यह तोता मर गया है, तो उसकी जान ले ली जाएगी। सेवक इस चेतावनी को सुनकर बहुत डर गया और उसने पूरी निष्ठा के साथ तोते की देखभाल करने का प्रण किया। सेवक ने तोते की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो उसे अच्छे से खिलाता पिलाता और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह जब सेवक तोते के पास पहुंचा, तो उसने पाया कि तोता पिंजरे में बिल्कुल स्थिर पड़ा था। उसने कई बार आवाज दी, लेकिन तोते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सेवक समझ गया कि तोता मर चुका है। सेवक के हाथ पांव फूल गए। उसे बादशाह की चेतावनी याद आई कि जो भी ये खबर देगा कि तोता मर गया है, उसकी जान ले ली जाएगी। वो घबराकर इधर उधर घूमने लगा और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। आखिरकार उसे एक ही उपाय सूझा, बीरबल के पास जाना। सेवक दौड़ता हुआ बीरबल के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, बीरबल जी, बड़ी मुसीबत आ गई है। वो तोता मर गया है और बादशाह ने फरमान दिया था कि जो ये खबर सुनाएगा वो मारा जाएगा। अब मैं क्या करूं? बीरबल कुछ देर तक शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो, मैं इसका हल निकालूंगा। तुम बस अपना काम करो
और किसी को कुछ मत बताना। इसके बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। वे बादशाह के पास गए और बिना किसी भूमिका के बोलने लगे। जहां पनाह, आपके प्रिय तोते ने एक अजीब हरकत करनी शुरू कर दी है। बादशाह चौंक कर बोले, क्या हुआ? जल्दी बताओ। बीरबल गंभीर स्वर में बोले, हुजूर, आज सुबह से वो न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न बोल रहा है, न देख रहा है और न ही अपने पंख हिला रहा है। बादशाह घबराकर उठ खड़े हुए और सीधे उस जगह गए जहां तोता रखा गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तोता सच में मर चुका था। बादशाह का चेहरा उतर गया। वे उदास हो गए और बोले, बीरबल, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया कि तोता मर गया है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, मैं ये कैसे कहता? आपने ही तो आदेश दिया था कि जो ये खबर सुनाएगा उसकी जान ले ली जाएगी। बीरबल की इस चतुराई भरी बात को सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे कुछ देर तक बीरबल की ओर देखते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। तुम्हारी चतुराई ने एक सेवक की जान बचा ली। बादशाह ने कहा, कहानी से सीख। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. चतुराई और हाजिर जवाबी संकट से निकाल सकती है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक सेवक की जान बचाई। कहानी 5. एक दिन दरबार में कुछ दरबारियों ने मिलकर बादशाह अकबर से शिकायत की, जहां अपना, आप सभी कार्य बीरबल को ही सौंपते हैं। क्या हम योग्य नहीं हैं? क्या हमें अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का अवसर नहीं मिल सकता? बादशाह अकबर अपने दरबारियों की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सब ये साबित करना चाहते हो कि तुम भी बीरबल जितने योग्य हो, तो मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हो, तो आगे से तुम्हें भी विशेष कार्य सौंपे जाएंगे। इसके बाद अकबर ने एक दरबारी को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूं। तुम्हें इनसे 3 चीजें खरीदनी होंगी, लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहां की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए और तीसरी चीज न तो यहां की होनी चाहिए और न ही वहां की। दरबारी इस अनोखी चुनौती को लेकर बहुत उत्साहित था। उसे लगा कि यह कार्य आसान होगा और वो आसानी से इस परीक्षा को पास कर लेगा। दरबारी तुरंत बाजार गया। उसने सबसे पहले एक व्यापारी से पूछा, मुझे ऐसी 3 चीजें चाहिए जिनमें से पहली यहां की हो, दूसरी वहां की हो और तीसरी न तो यहां की हो और न वहां की। क्या आप मुझे ये चीजें दे सकते हैं? व्यापारी ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, भाई साहब, ऐसी चीजें तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। ये तो बहुत ही अजीब अनुरोध है। दरबारी को लगा कि शायद ये दुकानदार नासंभ है, इसलिए वो दूसरी दुकान पर गया, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला। कोई भी दुकानदार उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था और कुछ तो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। कई घंटे बीत गए, लेकिन दरबारी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हारकर वो दरबार में लौट आया और बादशाह अकबर से बोला, जहां पनाह, मैं इन 3 चीजों को ढूंढने में असमर्थ रहा। ये चीजें किसी भी बाजार में नहीं मिल सकती। अगर बीरबल इन्हें ला सकते हैं तो मैं अपनी हार मान लूंगा। बादशाह अकबर ने दरबारी की असफलता देखकर बीरबल को बुलाया और वही कार्य सौंप दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं कल तक ये कार्य पूरा करके दिखा दूंगा। अगले दिन दरबार में सभी लोग उत्सुकता से बैठे थे। वे देखना चाहते थे कि बीरबल इस कठिन कार्य को कैसे हल करेंगे। बीरबल दरबार में आए और बादशाह अकबर से बोले, जहां पनाह, मैं इन 3 चीजों को लेकर आ गया हूं। अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, तो जल्दी बताओ, तुमने ये कार्य कैसे पूरा किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, 1. पहली चीज यहां की, मैंने पहला रुपया एक गरीब फकीर को दान कर दिया। ये रुपया इस दुनिया में काम आ गया, इसलिए ये यहां की चीज बन गई। 2. दूसरी चीज वहां की, मैंने दूसरा रुपया एक संत को दे दिया, जिसने इसे भगवान के नाम पर दान कर दिया। ये रुपया परलोक में काम आएगा, इसलिए ये वहां की चीज हो गई। 3.
तीसरी चीज, न तो यहां की न वहां की। मैंने तीसरा रुपया जुए में लगा दिया। ये न इस लोक में किसी काम आएगा और न परलोक में, इसलिए ये न तो यहां की न वहां की चीज हो गई। बीरबल की बुद्धिमानी देखकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस समस्या का ऐसा व्यावहारिक और तार्किक समाधान हो सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने न सिर्फ इस कार्य को पूरा किया, बल्कि हमें एक गहरी सीख भी दी कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। इसके बाद दरबारियों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल का दिमाग सच में सबसे तेज था और बादशाह अकबर का उन पर भरोसा पूरी तरह जायज था। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों को समझाया कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और व्यावहारिक सोच भी आवश्यक होती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल बाहरी रूप से देखने पर समस्याएं असंभव लग सकती हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और सोच से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही धन का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए ताकि वो सही कार्यों में लगे और व्यर्थ न जाए। कहानी 6। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध थी, परंतु उनके दरबार में बीरबल की चतुराई का भी बड़ा आदर किया जाता था। बीरबल की बुद्धि और तीव्र समझ के किस्से न केवल राज्य में बल्कि अन्य देशों में भी मशहूर थे। अकबर के दरबार में कोई भी समस्या आई नहीं कि बीरबल उसे अपनी चतुराई से हल कर देते थे। इसी राज्य में अरमान नाम का एक युवक रहता था। वो गरीब था, लेकिन ईमानदार और नेकदिल इंसान था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वो अकेले ही जीवन यापन कर रहा था। दुर्भाग्यवश लोग उसे बेहद अशुभ मानते थे। कहा जाता था कि जिस भी व्यक्ति ने उसका चेहरा देख लिया, उसके साथ कुछ बुरा हो जाता था। ये अफवाह इतनी फैल गई थी कि लोग उससे बात करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। गांव में बच्चे तक उसका मजाक उड़ाते और कभी कभी तो उस पर पत्थर भी फेंक देते थे। अरमान इस अनचाही नफरत से बेहद दुखी था, परंतु उसके पास कोई उपाय नहीं था। वो अकेला था, उसका कोई दोस्त नहीं था और उसके पास इतनी संपत्ति भी नहीं थी कि वो किसी दूसरी जगह जाकर बस सके। मजबूरी में वह अपने ही गांव में जीवन बिता रहा था। धीरे धीरे अरमान की बदनसीबी की कहानियां इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वे अकबर के कानों तक भी पहुंच गई। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सच में इतना मनहूस हो सकता है कि मात्र उसके चेहरे को देखने से दुर्भाग्य आ जाए। उन्होंने इस बात की सच्चाई जानने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अरमान को दरबार में बुलाएं। सैनिक अरमान के पास गए और उसे बादशाह के दरबार में चलने का आदेश दिया। पहले तो अरमान को बहुत डर लगा। वो सोचने लगा कि कहीं बादशाह भी उसे मनहूस मानकर कोई कठोर दंड न दे दे, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वो कांपते हुए बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर ने अरमान को ध्यान से देखा। उसे देखकर न तो अकबर को कुछ अजीब लगा और न ही कोई अपशकुन हुआ। वे हंसकर बोले, अरमान, मैंने तुम्हारे बारे में कई कहानियां सुनी हैं। लोग कहते हैं कि तुम मनहूस हो और तुम्हें देखने से ही बुरा समय शुरू हो जाता है, लेकिन मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा। ये सब महज अफवाहें या सचमुच कुछ खास बात है? अरमान ने सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह, मैं नहीं जानता कि लोग मुझे ऐसा क्यों मानते हैं। मैं तो बस एक आम आदमी हूं, परंतु जो भी मेरे सामने आता है वो मुझसे दूर भाग जाता है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। अकबर सोच ही रहे थे कि तभी एक सेवक घबराते हुए दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, बेगम साहिबा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। वे बेहोश हो गई है और हकीम भी ये समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या हुआ है। कृपया तुरंत उनके पास चलिए। अकबर तुरंत रानी के कक्ष की ओर भागे। उन्होंने देखा
कि उनकी प्रिय बेगम बिस्तर पर निढाल पड़ी हुई थी। हकीम लगातार इलाज कर रहे थे, परंतु किसी को भी बीमारी का कारण समझ में नहीं आ रहा था। अकबर बेहद चिंतित हो गए और पूरी दोपहर रानी के पास ही बैठे रहे। शाम होते होते उनकी तबीयत में कुछ सुधार आया। जब हकीम ने कहा कि अब बेगम खतरे से बाहर है, तब जाकर अकबर को थोड़ी राहत मिली। शाम को जब अकबर दरबार में लौटे तो उन्होंने देखा कि अरमान अभी भी वही खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। अकबर को अचानक गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि ये सब अरमान की मौजूदगी की वजह से हुआ है। उन्होंने गरज कर कहा, तो सारी अफवाहें सच निकली। जैसे ही तुमसे मुलाकात हुई, मेरी बेगम बीमार पड़ गई। इसका मतलब तुम सच में अशुभ हो। तुमने मेरी रानी को बीमार कर दिया। मैं तुम्हें अब और नहीं छोड़ सकता। पहरेदारों, इसे तुरंत जेल में डाल दो। अरमान ये सुनकर घबरा गया। वो रोने लगा और बार बार गिड़गिड़ाने लगा, जहां पनाह, मुझ पर दया कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। कृपया मुझे कैद न कराइए। परंतु अकबर अपने निर्णय पर अडिग रहे। दरबार में उपस्थित सभी लोग भी चुप थे। कोई भी सम्राट के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर रहा था। उसी समय बीरबल दरबार में उपस्थित थे। वे कुछ क्षण चुपचाप सब देख रहे थे। फिर धीरे से वे अरमान के पास गए और उसके कान में कुछ फुसफुसाए। अरमान ने उनकी बात सुनी और तुरंत बादशाह अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मैं जेल जाने को तैयार हूं, परंतु कृपया मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यदि मेरी शक्ल देखने से ही लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो आपने भी मेरी शक्ल देखी थी, तो फिर आप बीमार क्यों नहीं हुए? ये सुनते ही अकबर चौंक गए। वे सोच में पड़ गए कि सच में अगर अरमान की शक्ल देखना अशुभ होता तो वे खुद भी बीमार पड़ चुके होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि अरमान मनहूस नहीं था, बल्कि ये केवल एक संयोग था कि उसी दिन रानी की तबीयत खराब हो गई थी। अकबर ने अपनी गलती को तुरंत समझा। उन्होंने अरमान से क्षमा मांगी और उसे जेल भेजने का आदेश वापस ले लिया। साथ ही उन्होंने अपने खजाने से सोने का एक थैला अरमान को भेंट दिया, ताकि वो अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सके। निष्कर्ष, इस घटना के बाद लोगों को ये समझ में आया कि अंधविश्वास के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाना गलत है। अरमान को मनहूस मानने वाले लोग भी अपनी गलती महसूस करने लगे और उसे सम्मान देने लगे। अकबर को भी ये समझ में आ गया कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले ठंडे दिमाग से सोच विचार करना आवश्यक है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर बादशाह अकबर को सही रास्ता दिखाया और एक निर्दोष व्यक्ति को अन्याय से बचाया। इस घटना से सभी को ये सीख मिली कि बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी के बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। कहानी 7। बादशाह अकबर अपने न्याय और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्हें सबसे अधिक आनंद तब मिलता था जब वे बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए मशहूर थे और कई बार उन्होंने अपनी समझदारी से कठिन परिस्थितियों को हल किया था। एक दिन अकबर ने अपनी बहुमूल्य अंगूठी उतारी और एक भरोसेमंद दरबारी को देते हुए कहा, यह राज की बात है, इसे किसी को मत बताना और सबसे छिपाकर रखना। दरबारी ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। बादशाह मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वे बीरबल की परीक्षा ले सकते हैं। कुछ देर बाद जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, हमारी कीमती अंगूठी कहीं गुम हो गई है। हमने न जाने कब इसे खो दिया। हमें लगता है कि कोई बाहरी आदमी इसे उठा ले गया होगा। बीरबल ये सुनकर थोड़ा चौंके, क्योंकि उन्हें पता था कि बादशाह अकबर अपनी कीमती वस्तुएं बहुत संभाल कर रखते थे। ये सोचना कठिन था कि अंगूठी आसानी से गुम हो गई होगी। अकबर ने आगे कहा, तुम तो ज्योतिष और रहस्यमयी विद्या में माहिर हो, इसलिए तुम्हें ये अंगूठी जल्द से जल्द ढूंढनी होगी। बीरबल ने दरबार में चारों ओर नजर घुमाई। उन्होंने देखा कि सभी दरबारी चुपचाप खड़े थे,
लेकिन कुछ लोग बेचैन दिख रहे थे। उन्होंने बादशाह की आंखों में झांक कर देखा, फिर दरबारियों के चेहरे पढ़ने लगे। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरी तीसरी नजर मुझे संकेत दे रही है कि जिसकी दाढ़ी में तिनका है वही आपकी अंगूठी का राजदार है। दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन एक दरबारी तुरंत अपनी दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल की नजर उस दरबारी पर पड़ी और वे मुस्कुराए। उन्होंने अकबर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी अंगूठी को सबसे छिपाने वाला व्यक्ति आपके सिंहासन के पास ही बैठा है। अकबर ने उस दरबारी को घूर कर देखा। वो घबरा गया और कांपते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धि कमाल की है। तुम्हें तो सच में तीसरी नजर मिली है। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। कहानी से सीख, बुद्धिमानी से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। चतुराई और निरीक्षण से बड़ी समस्या हल हो सकती है। सच्चाई को छिपाना कठिन होता है। कहानी 8। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सजीव चर्चा चल रही थी, जिसमें मंत्रीगण और दरबारी बादशाह के साथ विभिन्न विषयों पर संवाद कर रहे थे। अकबर का स्वभाव था कि वह किसी भी विषय पर विचार करने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझते थे। बातचीत के दौरान अचानक उनके मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने अपनी गद्दी पर थोड़ा आगे झुकते हुए दरबारियों से पूछा, सोचो, अगर किसी अनहोनी के कारण हम सबकी दाढ़ी में आग लग जाए और मैं भी उनमें शामिल रहूं, तो आप सब सबसे पहले किसकी दाढ़ी की आग बुझाना चाहेंगे? दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का उत्तर क्या दिया जाए। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये सवाल इतना असामान्य था कि किसी ने भी इस पर पहले कभी विचार नहीं किया था। फिर भी दरबारियों को लगा कि जो भी उत्तर देंगे वो शहंशाह को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। इसलिए उनमें से अधिकतर ने एक सुर में कहा, जहां पनाह, हम सबसे पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। बादशाह अकबर दरबारियों के उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उनकी बातों पर थोड़ा संदेह किया, क्योंकि ये स्वाभाविक था कि हर इंसान पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। उन्होंने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाई। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही सोच रखा हो। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोले? बताओ, तुम किसकी दाढ़ी की आग सबसे पहले बुझाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे पहले तो मैं अपनी ही दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर दूसरों की मदद करूंगा। बीरबल का उत्तर सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दरबारी उनकी इस स्पष्टवादिता पर आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग सोचने लगे कि कहीं बादशाह नाराज न हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग तो बादशाह की दाढ़ी की आग पहले बुझाने की बात कर चुके थे। अकबर ने बीरबल की तरफ गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई बोलते हो, चाहे वो कितनी भी कठोर क्यों न हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। हर इंसान की पहली प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी सुरक्षा पहले करे। ये स्वाभाविक है और मुझे खुशी है कि तुमने खुशामद करने की बजाय सच्चाई को चुना। इसके बाद अकबर ने दरबार में बैठे अन्य दरबारियों की ओर देखा और बोले, देखा, यही अंतर है एक सच्चे और बुद्धिमान व्यक्ति में और उन लोगों में जो सिर्फ खुशामद करना जानते हैं। हर इंसान सबसे पहले अपने जीवन की रक्षा करता है, फिर दूसरों के बारे में सोचता है। लेकिन तुम लोगों ने मुझे खुश करने के लिए झूठ कहा, जबकि बीरबल ने बिना किसी डर के सच बोला। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ एक हाजिर जवाब व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ईमानदार और समझदार इंसान भी हो। तुम्हारी ये सोच हर व्यक्ति के लिए एक सीख है कि पहले अपनी सुरक्षा करना स्वाभाविक है।
लेकिन जब कोई व्यक्ति खुशामद में उलझकर सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है, तब वो अपने विवेक को खो देता है। इस घटना के बाद अकबर ने दरबारियों को सीख दी कि सच्चाई और व्यावहारिकता को समझना ही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि झूठी प्रशंसा से सत्य की कड़वाहट कहीं अधिक मूल्यवान होती है। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता का ये किस्सा एक बार फिर साबित कर गया कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। कहानी 9। बादशाह अकबर अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। उनकी दूरदर्शिता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता के किस्से दूर दूर तक चर्चित थे। उनके दरबार में बीरबल जैसे चतुर और हाजिर जवाब मंत्री थे, जो अपनी तीव्र बुद्धि से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। इसी प्रसिद्धि के चलते एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का विचार आया। वो ये जानना चाहता था कि क्या सच में अकबर उतने ही चतुर और विवेकी है जितना कि उनके बारे में कहा जाता है। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दरबार में उपस्थित मंत्रियों और दूतों के साथ इस विषय पर चर्चा की। कुछ मंत्रियों ने अकबर की बुद्धिमानी की सराहना की, तो कुछ ने इसे महज एक प्रचार बताया। बादशाह स्वयं इस बात को परखना चाहते थे। उन्होंने अपने एक प्रमुख दूत को बुलाया और उसे एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने अकबर के सामने एक जटिल प्रश्न रखा। पत्र में लिखा था, बादशाह अकबर, मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि ये सत्य है तो कृपया उस वृक्ष के कुछ पत्ते मेरे लिए अवश्य भिजवाएं। इसके साथ ही तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने कुछ सैनिकों को भी दूत के साथ भेजा, ताकि वे अकबर के राज्य की स्थिति का निरीक्षण कर सकें। दूत और सैनिकों का एक दल दिल्ली की ओर रवाना हो गया। जब दूत दिल्ली पहुंचा तो उसे राजमहल में ले जाया गया। वहां दरबारियों की उपस्थिति में उसने तुर्किस्तान के बादशाह का पत्र अकबर को सौंपा। अकबर ने पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ा और कुछ देर तक विचारमग्न हो गए। उन्होंने महसूस किया कि ये मात्र एक साधारण अनुरोध नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा थी। उन्होंने दरबार में उपस्थित अपने मंत्रियों और दरबारियों से रायमशविरा किया। कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि उन्हें कोई सामान्य औषधीय पौधा भेज देना चाहिए, जबकि कुछ अन्य ने इस पत्र की गहराई को समझने का प्रयास किया। अंततः अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ऐसे किसी वृक्ष का अस्तित्व नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमें बहुत सोच समझ कर देना होगा। कुछ देर विचार करने के बाद अकबर ने एक अनूठा निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि दूत और उसके साथ आए सैनिकों को एक सुदृढ़ किले में कैद कर लिया जाए। दूत और उसके साथी सैनिक किले में बंद कर दिए गए। पहले तो वे कुछ समझ नहीं पाए कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये अकबर की कोई रणनीति हो सकती है। समय बीतता गया और कैदियों को कई दिन हो गए। उन्हें भोजन और पानी की पूरी व्यवस्था दी गई, लेकिन बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वे घबरा गए और आपस में विचार विमर्श करने लगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन बादशाह अकबर स्वयं बीरबल के साथ किले में आए। कैदियों को लगा कि शायद अब उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अकबर ने उनसे कहा, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है उसे मैं तभी भिजवा सकता हूं जब इस किले की कुछ ईंटें अपने आप ढह जाएं। जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। तब तक तुम्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ये सुनकर कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे सोच में पड़ गए कि आखिर इस किले की ईंटें स्वयं कैसे गिर सकती हैं। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। थक-हार कर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे दिन रात दुआ करने लगे, हे खुदा, क्या हम इस किले में हमेशा के लिए बंद रहेंगे? क्या हमारी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? कृपया हमारी सहायता करें। ईश्वर की दया से एक दिन अचानक भूकंप आया।
भूकंप इतना तीव्र था कि किले का कुछ भाग ढह गया। केवल किला ही नहीं, बल्कि पास के पर्वत का एक हिस्सा भी टूटकर गिर पड़ा। इस घटना से सभी कैदी चौंक गए। उन्होंने तुरंत बादशाह अकबर को इसकी सूचना भेजी। अकबर को जैसे ही ये समाचार मिला, उन्होंने तुरंत दूत और उसके साथियों को दरबार में बुलाया। सभी कैदी अकबर के सामने उपस्थित हुए और अपनी मुक्ति पाकर कृतज्ञता प्रकट की। अकबर ने दूत से कहा, अब तुम अपने बादशाह के प्रश्न का उत्तर समझ गए हो या नहीं? दूत अभी भी पूरी तरह से अकबर के संदेश को नहीं समझ पाया था। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, जहां पनाह, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए। अकबर मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम केवल कुछ लोग थे, लेकिन जब तुम्हारे दिल से दर्द भरी आह निकली तो इतना मजबूत किला भी ढह गया। अब सोचो, यदि किसी राज्य में हजारों लोग पीड़ा में हों, अत्याचार सह रहे हों, तो उनकी आह से उस राज्य का क्या होगा? वहां के बादशाह की आयु कैसे बढ़ सकती है? उन्होंने आगे कहा, जो राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। उसकी सत्ता का पतन निश्चित होता है। लेकिन जो राजा अपनी प्रजा की भलाई करता है उसे जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और वही असली आयुवर्धक वृक्ष होता है। ये सुनकर दूत और उसके साथी अकबर की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से अत्यंत प्रभावित हुए। अकबर ने दूत को स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी और उनके यात्रा व्यय की भी व्यवस्था करवाई। जब दूत तुर्किस्तान लौटे तो उन्होंने वहां के बादशाह को संपूर्ण घटनाक्रम सुनाया। बादशाह और उनके दरबारियों ने अकबर की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बादशाह को ये सीख मिली कि सच्चे राजा की शक्ति उसकी प्रजा के सुख में निहित होती है, न कि किसी काल्पनिक जड़ी बूटी में। निष्कर्ष, इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी राजा की वास्तविक शक्ति उसकी प्रजा की दुआओं में होती है। अगर कोई शासक अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है तो उसकी सत्ता अधिक दिनों तक नहीं टिकती, लेकिन जो शासक न्यायप्रिय होता है वही दीर्घायु होता है और सदैव लोगों के दिलों में जीवित रहता है। बादशाह अकबर की ये शिक्षा केवल उस समय के लिए ही नहीं, बल्कि आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब कोई व्यक्ति या शासक दूसरों के हितों का ध्यान रखता है तो उसे समाज का समर्थन प्राप्त होता है। शिक्षा 1, सच्ची दीर्घायु जनता के प्रेम और आशीर्वाद से मिलती है, न कि किसी जादुई पौधे से। कहानी 10। एक दिन शहर के एक अमीर व्यापारी को हरिनाथ की प्रतिभा के बारे में पता चला। व्यापारी बहुत धनी था, लेकिन वो उतना ही कंजूस भी था। उसने सोचा कि अगर वो हरिनाथ से अपना चित्र बनवा ले तो उसे एक बेहतरीन कलाकृति मिल जाएगी, लेकिन वो इसके लिए ज्यादा पैसा नहीं देना चाहता था। व्यापारी ने अपने सेवकों को हरिनाथ के पास भेजा और उसे अपने घर बुलाया। हरिनाथ बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि ये अवसर उसे अच्छी कमाई दिला सकता है। वो व्यापारी के महल जैसा विशाल घर देखकर प्रभावित हुआ। व्यापारी ने आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक सुंदर चित्र बनाओ, लेकिन याद रखना, ये बिल्कुल सटीक और परफेक्ट होना चाहिए। अगर मुझे इसमें कोई भी कमी लगी तो मैं तुम्हें भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने सिर झुकाकर हामी भर दी और अगले ही दिन से चित्र बनाने में जुट गया। उसने व्यापारी का बारीकी से अध्ययन किया और उसके चेहरे के हर छोटे बड़े विवरण को अपनी स्मृति में अंकित कर लिया। लगभग एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद हरिनाथ ने चित्र को पूरा किया और उसे व्यापारी के सामने प्रस्तुत किया। चित्र इतना सुंदर था कि देखने पर ऐसा लगता था जैसे व्यापारी स्वयं उसमें बैठा हो। लेकिन व्यापारी ने मन में सोचा, अगर मैंने इसकी तारीफ की तो मुझे इसे अच्छी रकम देनी पड़ेगी। क्यों न मैं कोई बहाना बनाकर इसे बिना पैसे दिए लौटा दूं। उसने चित्र को ध्यान से देखा और फिर भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह क्या किया तुमने? मेरे बालों को सफेद दिखा दिया है। क्या मैं तुम्हें बूढ़ा दिखता हूं? यह चित्र अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने शांत स्वर में कहा, मालिक, अगर आपको यह समस्या लग रही है तो मैं इसे ठीक कर देता हूं। उसने चित्र को वापस लिया
और उसमें व्यापारी के बालों को फिर से रंग कर पहले जैसा कर दिया। अगले दिन जब हरिनाथ फिर से चित्र लेकर व्यापारी के पास पहुंचा तो उसने एक और बहाना बना दिया। उसने कहा, मेरी आंखें आसमान लग रही हैं, एक आंख दूसरी से छोटी है, ये चित्र मेरे जैसा नहीं दिखता, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हरिनाथ फिर से निराश हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा और चित्र में सुधार करने की पेशकश की। लेकिन यह सिलसिला चलता ही रहा। हर बार जब हरिनाथ चित्र को लेकर व्यापारी के पास जाता तो वो उसमें नई नई गलतियां निकाल देता। उसे व्यापारी की नीयत समझ आ गई थी। हरिनाथ बहुत दुखी हुआ। वो मेहनती था और अपनी कला से प्यार करता था, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत को यूं बेकार जाता देख वो निराश हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। अंततः उसने अपने मित्र और राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल से मदद मांगने का निश्चय किया। हरिनाथ बीरबल के पास गया और अपनी समस्या विस्तार से बताई। उसने कहा, बीरबल जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन वो व्यापारी बार बार मेरे चित्र में गलतियां निकालता है और मुझे मेरी मेहनत की कमाई नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा, तुम बस मेरे कहे अनुसार करो। बीरबल ने हरिनाथ को आदेश दिया कि वो व्यापारी के पास जाए और उसे बीरबल के महल में आमंत्रित करे। हरिनाथ ने वैसा ही किया। व्यापारी जब बीरबल के दरबार में पहुंचा तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बताया गया है कि तुमने हरिनाथ का चित्र स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारे जैसा नहीं था। व्यापारी ने घमंड से उत्तर दिया, जी हां बीरबल जी, वो चित्र मेरी छवि से मेल नहीं खाता। बीरबल ने सोचा कि अब समय आ गया है व्यापारी को सबक सिखाने का। उन्होंने हरिनाथ को आदेश दिया, इस व्यापारी का एक नया चित्र बनाओ, लेकिन इस बार मैं इसे खुद देखूंगा। इसके बाद बीरबल ने व्यापारी से कहा, कल आकर अपना चित्र ले जाना, लेकिन इस बार तुम्हें चित्र के लिए 1000 सोने के सिक्के देने होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि हरिनाथ बहुत मेहनती चित्रकार है और उसके बनाए चित्र में कोई गलती नहीं होती। व्यापारी मन ही मन खुश हुआ। उसने सोचा, अगर चित्रकार एक दिन में चित्र बनाएगा तो उसमें बहुत गलतियां होंगी और मैं आसानी से बहाना बनाकर पैसे नहीं दूंगा। अगले दिन जब व्यापारी चित्र लेने आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गए। वहां एक चित्र रखा था जो कपड़े से ढका हुआ था। व्यापारी बहुत उत्सुक था कि इस बार उसे क्या दिखाया जाएगा। जैसे ही व्यापारी ने कपड़ा हटाया, वो स्तब्ध रह गया। उसके सामने कोई चित्र नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था। वो अपने ही प्रतिबिंब को देखकर हैरान रह गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि अब तुम इसे स्वीकार करोगे। व्यापारी का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि उसकी चालाकी और बेईमानी को बीरबल ने पकड़ लिया है। वो चुपचाप रहा। बीरबल ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, अब तुम्हें चित्रकार को उसके मेहनताने के साथ साथ इस शीशे की कीमत भी चुकानी होगी, क्योंकि इसमें तुम्हारा असली प्रतिबिंब दिखाई देता है और इसमें कोई भी गलती निकालना असंभव है। निष्कर्ष और सीख। व्यापारी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने हरिनाथ को सोने के सिक्के दिए और शीशे की कीमत भी चुकाई। इस घटना के बाद व्यापारी को सबक मिला कि किसी मेहनती व्यक्ति के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। उसने भविष्य में कभी किसी कलाकार को धोखा न देने की कसम खाई। हरिनाथ को उसकी मेहनत का फल मिला और उसकी कला को और भी ज्यादा मान सम्मान प्राप्त हुआ। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है और चालाकी व बेईमानी करने वाले को अंततः हार का सामना करना ही पड़ता है। कहानी 11। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में फारस के राजा का एक दूत पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा सा संदूक था, जिसमें एक सुंदर नक्काशीदार पिंजरा रखा हुआ था। पिंजरे में एक शेर बैठा हुआ था, जो देखने में बहुत ही वास्तविक लग रहा था। साथ में राजा का एक पत्र भी था, जिसमें लिखा था,
जहांपनाह अकबर, आपके दरबार में बड़े बड़े विद्वान और चतुर लोग रहते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उनमें कोई ऐसा है जो इस पिंजरे को बिना खोले शेर को बाहर निकाल सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपको स्वीकार करना होगा कि फारस के बुद्धिजीवी मुगलों से अधिक चतुर हैं। अकबर ने पत्र को पढ़ते ही दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और विद्वानों की ओर देखा। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। पिंजरे को खोलने की अनुमति नहीं थी और शेर को बाहर निकालने का कोई स्पष्ट तरीका नजर नहीं आ रहा था। एक एक कर सभी दरबारी और विद्वान पिंजरे के पास गए और उसे हर तरफ से परखने लगे। कुछ ने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि क्या पिंजरे का कोई गुप्त दरवाजा है। कुछ ने यह जांचने का प्रयास किया कि कहीं उसमें कोई यांत्रिक जाल तो नहीं। लेकिन कई घंटों की कोशिशों के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। अकबर के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उन्होंने सोचा, काश बीरबल यहां होता, वो निश्चित रूप से इस समस्या का हल निकाल सकता था। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि बीरबल को बुलाया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा और अकबर ने उसे पूरी समस्या समझाई। बीरबल ने ध्यानपूर्वक पिंजरे को देखा और फिर कुछ देर सोचने लगा। उसने पिंजरे में बंद शेर को गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर नौकरों को आदेश दिया, एक लोहे की गरम छड़ लाओ। दरबारी ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा, बीरबल ये क्या करने वाला है, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। थोड़ी देर में नौकर गरम लोहे की छड़ लेकर आ गया। बीरबल ने धीरे धीरे उस छड़ को शेर के शरीर से छुआ। जैसे ही गरम लोहे की छड़ शेर को लगी, वो पिघलने लगा। पूरे दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी और स्वयं बादशाह अकबर भी हैरान रह गए। धीरे धीरे शेर पूरी तरह से पिघल गया और पिंजरा खाली हो गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, पत्र में कहा गया था कि पिंजरे को खोले बिना शेर को बाहर निकालना है। ये नहीं कहा गया था कि शेर को अपनी वास्तविक स्थिति में बाहर निकालना है। मैंने बस ये अनुमान लगाया कि शेर लाख का बना हो सकता है। गरम छड़ लगते ही वो पिघल गया और पिंजरा खाली हो गया। अब शेर बाहर आ चुका है। फारस के दूत ने ये देखकर सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के दरबार की चतुराई अतुलनीय है। उसने वचन दिया कि वो फारस के राजा को ये संदेश देगा कि मुगल दरबार में ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो किसी भी चुनौती का समाधान ढूंढ सकते हैं। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और उपहारों से सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने फारस के राजा को पत्र लिखकर ये संदेश दिया, हम आपके द्वारा दी गई चुनौती की सराहना करते हैं। हमारे दरबार में बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है। बीरबल ने आपकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और हल भी कर दिया। अब यह सिद्ध हो गया है कि मुगल दरबार की विद्वत्ता किसी से कम नहीं है। हमारी मित्रता सदा बनी रहे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का सम्मान बनाए रखा और फारस के राजा को यह संदेश दिया कि बुद्धि और तर्क से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। यह घटना अकबर और बीरबल के बीच की अनेक कहानियों में से एक बन गई, जिसे सदियों तक याद रखा गया। कहानी 12। एक दिन एक बुजुर्ग महिला जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, रोती बिलखती अकबर के दरबार में पहुंची। उसने बादशाह के चरणों में गिरकर कहा, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। एक न्यायाधीश ने मेरे साथ छल किया है। अकबर ने महिला को उठाया और प्रेम पूर्वक पूछा, बताओ, तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? महिला ने कहना शुरू किया, हुजूर, मैं अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लेकर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी, लेकिन इतनी बड़ी धनराशि लेकर जाना सुरक्षित नहीं था। इसलिए मैंने अपने नगर के न्यायाधीश पर भरोसा किया और अपने सोने के सिक्कों का थैला उसे सौंप दिया। जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस लौटी और अपना थैला न्यायाधीश से मांगा, तो उसने वह मुझे लौटा दिया।
परंतु जब मैंने घर जाकर उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह केवल पत्थर भरे हुए थे। मैं वापस न्यायाधीश के पास गई, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही झूठा करार दे दिया। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर सोच में पड़ गए कि न्यायाधीश तो राज्य की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अगर वही धूर्त हो जाए तो प्रजा का क्या होगा। बादशाह अकबर जानते थे कि इस मामले को हल करने के लिए सिर्फ बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा, क्योंकि न्यायाधीश एक सम्मानित व्यक्ति था और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाकर इस समस्या को हल करने को कहा। बीरबल ने महिला को गौर से देखा और कहा, जहांपनाह, इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें 1 दिन का समय चाहिए। कल हम इस न्यायाधीश के छल को साबित कर देंगे। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को पूरी छूट दे दी। बीरबल रात में अपने विचारों में मग्न था। वो जानता था कि न्यायाधीश ने चोरी की है, लेकिन उसे रंगे हाथ पकड़ना मुश्किल होगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। अगली सुबह वो अकबर के पास गया और कहा, जहांपनाह, आज सोने से पहले आप अपने बिस्तर की चादर पर ध्यान दीजिए। सुबह हमें उसकी स्थिति बताइए। अकबर को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मान ली। सुबह होते ही अकबर ने देखा कि उनकी चादर बिल्कुल नई की नई थी, जैसे रात में किसी ने उसे छुआ ही न हो। उन्होंने बीरबल को यह बात बताई। बीरबल मुस्कुराया और दरबार में न्यायाधीश को बुलाने के लिए कहा। साथ ही उसने नगर के सबसे पुराने दर्जी को भी बुला भेजा। जब दोनों दरबार में आए तो बीरबल ने दर्जी से पूछा, क्या आपने हाल ही में कोई असामान्य चीज सिली है? दर्जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हां, कुछ दिनों पहले एक न्यायाधीश ने मुझे एक थैला सिलने के लिए दिया था। उसमें सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि कुछ भारी पत्थर भरे हुए थे। मुझे ये अजीब लगा, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया। बीरबल ने महिला से पूछा, क्या ये वही थैला है? महिला ने थैला देखते ही कहा, हां, ये वही है। अब न्यायाधीश के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अकबर ने उसे तुरंत ही न्यायाधीश पद से हटाने का आदेश दिया और महिला के सोने के सिक्के लौटाने को कहा। साथ ही न्यायाधीश को धोखाधड़ी के लिए 50 कोड़े मारने की सजा सुनाई। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें दर्जी के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जब आपने कहा कि आपकी चादर बिल्कुल नई की नई थी, तो मुझे ख्याल आया कि इस नगर में एक ही दर्जी है जो पुरानी चीजों को इस तरह सी देता है कि वे नई लगने लगती है। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि न्यायाधीश ने अपने धूर्त कार्य को छुपाने के लिए इसी दर्जी से थैला सिलवाया होगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और प्रजा को यह संदेश दिया कि न्याय के नाम पर धोखा करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए निष्पक्षता और सत्य की आवश्यकता होती है। चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, न्याय के आगे हर कोई बराबर होता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि बुद्धिमत्ता और सही रणनीति से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 13। एक दिन सम्राट अकबर अपने तीनों बेटों की समझदारी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे तीनों बेटों में सबसे बुद्धिमान कौन है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर जहांपनाह, मैं एक परीक्षा लूंगा जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने राजकुमारों को दरबार में बुलाया और उन्हें एक एक सोने की ईंट दी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें इस ईंट का सबसे अच्छा उपयोग करना है। कल आकर बताओ कि तुमने इसे कैसे इस्तेमाल किया। तीनों राजकुमार चले गए और अलग अलग तरीके से सोचने लगे। अगले दिन तीनों राजकुमार दरबार में वापस आए। पहला राजकुमार बोला, मैंने इस सोने की ईंट को सुरक्षित रख दिया ताकि इसे कोई चोरी न कर सके। जब जरूरत होगी तब इसका उपयोग किया जाएगा। दूसरे राजकुमार ने कहा, मैंने इस सोने की ईंट को एक जौहरी को बेचकर उससे कई छोटे छोटे आभूषण बनवा लिए।
अब इसे कई तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। 3। तीसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस सोने की ईंट को जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। इससे कई गरीबों को भोजन और कपड़े मिल गए। बीरबल ने तीनों के जवाब सुने और अकबर से कहा, जहांपनाह, पहले राजकुमार ने ईंट को सुरक्षित रखा, लेकिन इससे किसी का भला नहीं हुआ। दूसरे राजकुमार ने इसे छोटे भागों में बांटकर बुद्धिमानी दिखाई, परंतु सबसे बुद्धिमान तीसरा राजकुमार निकला, जिसने इसे जरूरतमंदों के लिए दान कर दिया। इससे पता चलता है कि उसमें दयालुता और न्याय की समझ सबसे अधिक है। अकबर तीसरे बेटे के फैसले से बहुत प्रभावित हुए और घोषणा की कि जो राजा प्रजा के भले के लिए सोचता है वही सबसे अच्छा शासक बन सकता है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन को संभाल कर रखना अच्छी बात है, लेकिन उसका सही उपयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहानी 14। गधा राजा से ज्यादा समझदार कैसे निकला। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल से मजाक में बोले, अकबर, बीरबल, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि कभी कभी गधा भी राजा से ज्यादा समझदार हो सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल जहांपनाह, यह साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये करके दिखा सकता हूं। अकबर को बीरबल की बात में दिलचस्पी आ गई और उन्होंने कहा, अकबर, ठीक है, हमें दिखाओ कि गधा राजा से ज्यादा समझदार कैसे हो सकता है। बीरबल ने अपने एक सेवक को बुलाया और कहा, बीरबल, जाओ बाजार से एक गधा खरीद कर लाओ। थोड़ी देर में गधा दरबार में लाया गया। बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। गधे के आगे एक बड़ा ढेर घास का रख दिया और दूसरी तरफ एक थाली में सोने चांदी के सिक्के रख दिए। बीरबल अकबर की तरफ देखकर बोले, बीरबल जहांपनाह, अब देखिए कि ये गधा किस चीज को चुनता है, घास या सोने चांदी के सिक्के। गधा बिना सोचे समझे सीधे घास की तरफ बढ़ा और उसे खाने लगा। अकबर ये देखकर हंस पड़े और बोले, अकबर, बीरबल, ये तो जाहिर सी बात थी। गधे को क्या पता कि सोना चांदी की क्या कीमत है, वो तो घास ही खाएगा। बीरबल बिल्कुल सही कहा जहांपनाह। लेकिन अब आप बताइए, दरबार में कई लोग सोने चांदी के लालच में सही गलत का ध्यान नहीं रखते, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी खुद को भी मुसीबत में डाल लेते हैं। लेकिन ये गधा अपनी जरूरत समझता है और वही चीज चुनता है जो उसके लिए सही है। तो क्या यह साबित नहीं होता कि कभी कभी गधा भी राजा और उसके दरबारियों से ज्यादा समझदार हो सकता है। अकबर बीरबल की इस गहरी बात को समझ गए और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने बहुत बड़ी सीख दी है। लालच में पड़कर हम सही गलत भूल जाते हैं, लेकिन ये गधा केवल वही चुनता है जो उसके लिए जरूरी है। आज तुमने मुझे बुद्धिमत्ता का एक नया पाठ पढ़ाया। सीख। कई बार इंसान लालच के कारण अपनी बुद्धिमत्ता खो देता है, जबकि एक साधारण जीव अपनी जरूरत को समझकर सही निर्णय लेता है। कहानी 15। अकबर के दरबार में कई दरबारी थे, लेकिन उनमें से कुछ बीरबल से जलते थे क्योंकि अकबर उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते थे। ऐसे ही एक दरबारी, जिसका नाम वजीर खान था, को बीरबल से गहरी जलन थी। एक दिन दरबार में वजीर खान ने बीरबल का मजाक उड़ाते हुए कहा, वजीर खान जहांपनाह, मुझे तो लगता है कि बीरबल की चतुराई सिर्फ बातों में ही है। असली बुद्धिमान वही होता है जो कठिन समय में भी खुद को साबित कर सके। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा और कहा, अकबर, बीरबल, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम सिर्फ बातों के नहीं बल्कि असली बुद्धिमान हो। बीरबल समझ गए कि यह सब वजीर खान की चाल है, इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने अकबर से कहा, बीरबल जहांपनाह, कल रात मेरे सपने में खुदा आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि जो सबसे मूर्ख आदमी होगा उसे राजा के सामने पेश करना चाहिए ताकि वो सुधर सके। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी आई और उन्होंने कहा, अकबर, तो फिर हमें उस मूर्ख को लाकर दिखाओ। बीरबल दरबार की भीड़ में गए
और सीधा वजीर खान की ओर इशारा कर दिया। वजीर खान गुस्से में, ये क्या मजाक है बीरबल, तुम मुझे मूर्ख कैसे कह सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए, अगर तुम मूर्ख नहीं हो तो इसका मतलब है कि खुदा ने झूठ कहा था, और खुदा कभी झूठ नहीं बोलते। पूरे दरबार में ठहाके लगने लगे और अकबर भी हंस पड़े। वजीर खान शर्म से लाल हो गया और चुपचाप बैठ गया। अकबर हंसते हुए, बीरबल तुमने अपनी चतुराई से गजब का बदला लिया। सच में तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। सीख, बुद्धिमान व्यक्ति अपने अपमान का बदला लेने के लिए गुस्से या लड़ाई का सहारा नहीं लेता, बल्कि अपनी चतुराई से सामने वाले को सबक सिखाता है।